वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्षेत्रमिति से यानी मेंसुरेशंस के 2 डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैंने इसमें सोचा क्यों ना इसमें 2 पार्ट कर दी जाए, क्योंकि एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है कि एक पार्ट में सारी वीडियो में आपको सारी क्वेश्चंस दे सकूं। इसलिए दोस्तों पार्ट 1 मैंने बनाया, अब पार्ट 2 मैं आज करने जा रहा हूं, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा पार्ट है जहां से रेगुलर क्वेश्चंस आ रही है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट जाए। तो दोस्तों आज भी मैं 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको वो बेहतरीन क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशंस में 100% देखने को मिलेगी। तो बस सेशन पर लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग अभी तक सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार सेशन शुरू होने से पहले एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज हमसे ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 9641551422 मेरा ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की पहली क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज जो लाया है वो बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही आसान है। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ऐसे तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो लोग जानते हैं इनकी बेसिक वो तो तुरंत बता देंगे, लेकिन यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग की भुजा ए और वृत्त की त्रिज्या तो मुझे आर मानना होगा। यानी मैं मान लेता हूं कि वर्ग की जो भुजा है वो वर्ग की भुजा को क्या मान लेता हूं, मैं इस तरफ लिखता हूं वर्ग, और वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा मेरे पास, वर्ग की भुजा ए, और जो सर्कल है यानी जो वृत्त है वो वृत्त का रेडियस क्या हो जाएगा, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, वो मान लेता हूं मैं आर, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या को मान लेता हूं आर। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की एरिया बराबर है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो बोला भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 22/7 होती है, तो यहाँ 22/7 लिखना है मुझे। अब ए और आर मैं यदि निकालू तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा 22/7, है ना। तो आप देख लो यहाँ पर √22/√7 यहाँ पर क्या बन रही है, आंसर बन रही है। इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कहा था कि इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। क्या आप बोलोगे, यह साइड ऑफ स्क्वायर दिया है क्या, नहीं दिया है। रेडियस ऑफ सर्कल दिया है क्या, नहीं दिया है। जब रेडियस ऑफ सर्कल स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर नहीं दिया है तो यानी एक ही चीज बचती है, वो होती है पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होगी, √27/7, और दोनों स्क्वायर है तो दोनों की वैल्यू जब हटेगी तो क्या आ जाएगा, √22/√7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। आयत का परिमाप दिया हुआ है, यानी आयत की परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होती है, इक्वल टू कितनी हो गई 24 हो गई। तो एल प्लस बी क्या हो गया बताओ, एल प्लस बी हो गया आपका 12। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी एल इंटू बी कितना दिया हुआ है, वो 32 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको आयत की लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो आपको दोस्तों अलजेब्रा की वो फॉर्मूला याद आ रही है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, याद आ रही है। मुझे पता है आपको जरूर याद आ रही होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चंस होता है ना, ये अलजेब्रा की क्वेश्चंस होती है और बच्चे इसमें भूल कर बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पर, आप इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे कि यहाँ पर अच्छा रहेगा कि यदि मैं यहाँ पर माइनस कर दूं और यहाँ प्लस कर दूं तो मेरे लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दो गिवन वैल्यू को अंदर कर देता हूं। अब देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 32, यहाँ 4 इंटू 32, इससे क्या सुविधा हुआ, मेरा 144 प्लस 4 दूनी 8 और 4 3 यहाँ पर 12, है ना। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब प्लस माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। आप घबराओ मत, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला होती है, एक ही फॉर्मूला होती है, एक्चुअली दो होती नहीं है, दो निकाली जाती है यहाँ से, ए प्लस एल प्लस बी और यहाँ माइनस, यहाँ एल माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होती है
4lb होती है। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम l प्लस बी को यदि निकालते हैं, l प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर l माइनस बी, समझना ये माइनस इधर आई तो प्लस हो गई और ये प्लस 4lb होगा, ठीक है ना। दूसरी जो फॉर्मूला होती है, इसी से यदि हम l माइनस बी को बाहर निकाल लें, l माइनस बी को यदि बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4lb हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ पर 144 में से 128 यानी 14 में से 8 गया तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है आपकी किसके था, 14 में से 8 और 3 में से, हाँ ठीक है। तो l माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि l माइनस बी, फिर से लिख दो यहाँ पर l माइनस बी, ठीक है। तो l माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, l माइनस बी का वैल्यू हो गया आपका 4 और l प्लस बी का वैल्यू कितना है, l प्लस बी का वैल्यू है आपके पास 12, ठीक है ना। अब b से b कट गया, 2l इक्वल टू हो गया 16, तो l इक्वल टू कितना हो गया 8। जब l इक्वल टू 8 हो गया तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यदि याद है ना, तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, लीनियर इक्वेशंस की क्वेश्चन है ये, चाहे आप मेंसुरेशन की क्वेश्चंस बोलो या वन लीनियर इक्वेशंस की क्वेश्चंस बोलो, सभी में ये चीज अप्लाई हो जाती है। तो 8 और 4, तो 8 और 4 कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखना। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, तो चूंकि दोस्तों यहाँ पर पहले लंबाई नहीं दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी दोस्तों जो पहले जो त्रिज्या है, यानी जो पहले जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर, समझना। और बाद की जो त्रिज्या है, तो इसमें परिधि में इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर होता है मेरा 2 गुने 2 पाई और यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पर 14 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मेरा हो गया यहाँ पर 28 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, अब r बराबर हो गया आपका, r बराबर हो गया r प्लस 7, r प्लस 7, यानी r है आपका 14, 14 में 7 जुट गया, यानी आप हो गया आपका 21, कितना हो गया 21 हो गया। यानी आपकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई 21 हो गई। तो यहाँ पर आपका जो सरकमफेरेंस है, यानी यहाँ जो आपका सरकमफेरेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2 पाई, आर की जगह मैं क्या दूंगा 21, यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो 42 पाई निकल के आई। तो बोला कि वृद्धि कितनी हो गई, तो मैं यहाँ पर वृद्धि लिखूंगा, यहाँ पर वृद्धि लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी वृद्धि, यहाँ पर 42 पाई में से मुझे 28 पाई माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहा हूँ 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 और यहाँ क्या हो गई पाई। तो क्या 14 पाई आंसर है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई की वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी होगी, है ना, पाई की वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी होगी, ठीक है। कोई भी डरने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल सिर्फ मैथ्स और मैथ्स के अलावा कोई बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपकी टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ओनली सिर्फ मैथ्स पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। दोस्तों एक और मैं बात बता दूं कि एसएससी की जो 65 डेज की जो कोर्स है वो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ और उसमें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले इसे देख लो, 7 2 जा यानी कितनी हो गई यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितनी 44 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक आयत जिसकी भुजाएं, एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण माना 60 डिग्री है, इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों ये ग्रुप डी की क्वेश्चंस है और आप देखिए घबराओ मत, इस तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है और इस तरह की क्वेश्चन यदि आ जाती हैं तो आप बोलते बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया, ग्रुप डी में आ सकती है क्योंकि ग्रुप डी की सिंगल एग्जामिनेशन होती है। एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण, समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ राम्बस। सबसे पहले तो आपको ये फॉलो करना है कि समचतुर्भुज का मतलब होता क्या है, तो दोस्तों समचतुर्भुज का मतलब होता है राम्बस होता है, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का मतलब राम्बस होता है जिसका एक विकर्ण समान हो, यानी होगा ही देखो यहाँ पर
मैंने यहाँ पर एक रोम्बस बनाया। अब रोम्बस का देखो यहाँ पर ठीक से बन जा। रुक जाओ। दोस्तों जैसे कि देखिए यहाँ पर एक मैंने राम्बस बनाना चाहा, और राम्बस में क्या है देखना, सपोज करिए राम्बस है। हाँ, अब इसमें एक कोण कितनी हो रही है, 60 डिग्री हो रही है, यानी कौन सा कोण 60 डिग्री होगी, ये कोण 60 डिग्री होगी, ठीक है ना, ये कोण 60 डिग्री होगा। तो एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जिसके द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनः रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो। इसका मतलब समचतुर्भुज का जो परिधि होगा, समचतुर्भुज का जो परिसीमा होगा और आयत की जो परिसीमा होगा बराबर होगा। सबसे पहले मुझे आयत की परिसीमा निकाल लूं, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी से मेरा निकला 2 इंटू 12×4 = 16, यानी 16 दूनी क्या निकला 32। अब समचतुर्भुज की परिसीमा आप सभी को पता है कि 4a होती है, तो यहाँ पर निकल गया 32, यानी a बराबर कितना हो गया 8। इसका मतलब क्या होगा कि a भी 8 है, a भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब विकर्ण, विकर्ण की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, जल्दी से मुझे बता दो। विकर्ण की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों विकर्ण d = a√3 होता है, हम सभी को पता है d = क्या होता है, a√3 होती है। तो a कितनी है यहाँ पर मेरे पास, तो a है यहाँ पर आपकी 8√3। बात समझ में आ रही क्या, a√3। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि एक कोण माना 60 डिग्री है, क्यों आएगा √3 आएगा, क्यों √3 आएगा, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि d = a√3 क्यों आती है, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या निकालना है, तो इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। आप सभी को पता है कि ये क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, पता है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन दे दिया और ये क्या हो गया 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर दिया, यानी ये जो 8 है ना, ये जो 8 है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है, ये 8 हाइपोटेन्यूस होती है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट यहाँ जब 30 डिग्री हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 60 डिग्री की यदि मैं वैल्यू बोलूँ तो क्या होती है, √3 होती है, जिसके कारण से यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस की फॉर्मूला लगती है, पाइथागोरस की फॉर्मूला लगती है, और d = क्या हो जाएगी, a√3 हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कब मिल गया, यानी एक क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक कब मिल गया, तो बेस। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हाफ, यानी एरिया मुझे यदि निकालना हो तो हाफ d1 इंटू d2 कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये 60 डिग्री है, ये यदि 60 डिग्री है तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा, है ना, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। और दूसरी जो विकर्ण है मेरी, दूसरी विकर्ण कितनी निकली, दूसरी विकर्ण की यदि मैं बात करूं तो ये 4√3 होगा, ध्यान समझना, ये 4√3 होगा और ये 4√3 होगा, ठीक है ना। क्यों होगा आओ देखो, ये 4√3 क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 8 है तो ये भी 8 है, यानी 8 8 8 हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी यहाँ भी 60 डिग्री होगा, 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 ठीक है। तो हमें पता है कि साइड जब ये 8 8 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, समझना यहाँ पर, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये 4 हो गए। तो मैं यहाँ पर एक एंगल को लूं तो मैं देख रहा हूँ ये 8 ये 4 है, तो आप यहाँ पर जब निकालोगे, यहाँ जब निकालोगे तो यहाँ पर आप देखो 64, यहाँ ध्यान देना, ये 64 और ये दोनों आपको पहले से फाइंड है, आपको ये निकालना है, यानी 64 में से आप क्या घटाओगे, 16 घटाओगे, 64 में से 16 घटाओगे तो क्या निकल के आएगी, इसको निकालना है ना आपको। तो 14 में से 6 गया, कितना हो गया, 8 हो गया, और 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब इसको रूट करो तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी रूट करते ही आपकी क्या हो जाएगी, 4 रूट यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है ना, 4√3 हो जाएगी। जब ये 4√3 है और ये 4√3 है तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, a√3 हो जाएगी, यानी 8√3। अब यहाँ पर आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया इक्वल टू हो गया हाफ d1 इंटू d2। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई हो, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है, कोई इतनी भारी चीज है नहीं। अब ये 8 हो गया
और यहाँ पर 8√3 हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया, कितना 4, 8 4 जा 32, 32√3। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 32√3 में यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो 32√3 यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों ये चीजें समझ में आई, जब ये 60 डिग्री होता है ना, जब एक कोण 60 डिग्री होता है तो उसका सामने वाला विकर्ण भी क्या होता है, समान होता है। जब ये समान हो गया तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब आपके पास हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है 8, अब ये 4, अब माइनस करो, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, इसका जैसे नाम दे दो ए बी सी और डी। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर यदि ओ होती है, यहाँ पर यदि ओ होती है तो ट्राइंगल एओबी बन रही है ना, ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। जहां पर आप एओ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √64 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 48 आ जाएगा। अब 48 का जो रूट होता है वो होता है 4√3। जब ये 4√3 तो ये भी 4√3, ठीक है। और एरिया ऑफ रॉम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2, और भी होता है एरिया ऑफ रॉम्बस बेस इंटू हाइट भी होता है। देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आ गई है। अब दिए गए चित्र की आरेखित भाग का क्षेत्रफल निकाले। अब सभी को पता है कि पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ रेडियस दिया है क्या, दिए गए चित्र की आरेखित भाग, जबकि यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है। जब डायमीटर दिया हुआ आपका 2r = 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप सर जी एरिया निकाल सकते हो। एरिया आपने निकाला 22/7 r², यानी 7 × 7, आपने देखा 7 से 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक बात बोलूं, जब भी आपकी आर 7 सेंटीमीटर है, जिसकी एरिया हमेशा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इन चीजों को भी बेसिक में मैं बताया हूं कि किस तरह से आपको आर जैसे ही मिला, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे हो कि 45 डिग्री को मुझे निकालना है, यानी 45 डिग्री को निकालने के लिए एरिया ऑफ सैडेड, यानी जो एरिया ऑफ सैडेड है ये वाला जो पार्ट है, 45 डिग्री कोण का एरिया, 45 डिग्री कोण का एरिया यदि मैं निकालूं तो क्या होगा, ऊपर मैं लिख सकता हूँ 45, नीचे में लिख सकता हूँ 360 डिग्री, इंटू में लिख सकता हूँ 22/7, ठीक है ना, 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r इंटू आर, यानी 7 × 7। यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ मैं देख रहा हूँ 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 15 × 45, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। अब यहाँ से देखो 3 से कट जा रही 8 बार में, ठीक। और यहाँ 154 बट्टा कितना हो जाएगा, ये भी काट दो, ये 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, यानी 77 बट्टा क्या हो रहा है 4। जब 77 बट्टा 4 हो जाएगी तो ओवरऑल जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, ओवरऑल जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आएगी, 77/4। इसकी रेडियस कितनी, इसकी रेडियस तो 7 ही होगी ना, रेडियस तो 7 ही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर 7 से यदि भागा लगाएं तो यहाँ पर कितना, 4 से भागा लगाएं तो 4 एकम 4 होगा, फिर 3 और 7, 3 और 7, 4 नमा 36, 19 होगा, हाँ, और पॉइंट क्या होगा 25 होगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, 154 में से, यानी शेडेड एरिया यदि मुझे निकालना है, शेडेड एरिया मुझे यदि निकालना है, छायांकित भाग यदि मुझे निकालना है, ठीक है ना, यानी शेडेड एरिया मुझे यदि निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल स्क्वायर में से, टोटल स्क्वायर में से 19.25 को माइनस करना होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा 134.75, यानी 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 134.75 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बातें समझ में आई, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ किया पाई, यहाँ पर इस तरह से r², आप r² को यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, जैसे दोनों का πr² को मैं यदि कॉमन ले लूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकता था कि दोनों के πr² को कॉमन ले लूँ, तो यह 1 माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर 45/360 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ से भी आप निकाल लेते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो ऊपर के दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, जो 7 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर आयत को स्थापित किया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो।
पहले देखो आयत, जो आयत यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आयत का क्षेत्रफल आप देख लो 11 × 7 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई शक, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब आप देख रहे हो कि रेडियस जो है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया जब आप निकालोगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसे देखो कि क्यों ना हम 22/7 को 3.14 ले लें और इंटू 4 से इंटू कर दें, ताकि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 चौके 16 हो गया, 4 एकम 4 एक 5 हो गया और 4 तिये 12 हो गया। यानी मैं देख रहा हूँ 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पर आ गया। अब 77 सेंटीमीटर में से 12.656 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा दूं तो मेरी किसकी एरिया आ जाएगी? छायांकित भाग की आ जाएगी। छायांकित भाग की आ जाएगी। ठीक है ना? छायांकित भाग की आ जाएगी। तो छायांकित भाग क्या हो गया मेरा? टोटल एरिया कितना है? 77 माइनस 77 माइनस, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? 12.56, 12.56। अब यहाँ पर माइनस मैंने किया तो 70 से 12.56 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 66.44 शायद आएगा, है ना? 66.44 आएगा। तो 66.44 है क्या? शायद गलती कर रहा हूँ क्या? देखो घटा लो, 17.00 और 12.56। ठीक है ना? यहाँ 4 हो गया, 9 में से 5 गया, यहाँ 4 हो गया, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर 4 हो गया और 7 में से गया 6, 64.44। तो यहाँ पर कितनी आ रही है? 64.44 आ रही है। ठीक है? तो 64.44 ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह की बहुत ईजी क्वेश्चंस होती है कि आप टोटल की एरिया निकाल लो, इससे एरिया निकाल दो, है ना? ये सब क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, आपकी जो जितने भी मेंसुरेशन है या ट्रिग्नोमेट्री है या जो भी आपके एडवांस मैथ्स की जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ईजी आने वाली है। बस आप लोग बस घबरा जाते हो कि एडवांस मैथ की क्वेश्चंस आ गई, लेकिन जितने भी आपके इधर जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है वो टफ हो सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे उसी में लगे रहते हैं, है ना? तो आप एडवांस मैथ की ओर देखो, क्योंकि ज्यादातर जो सेटर है वो एडवांस मैथ की तो और ज्यादा क्वेश्चंस को सेट कर रही है। दिए गए चित्र में अंदर की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल है, अंदर की आकृति यानी इसका क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो आप अंदर के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि अंदर की क्षेत्रफल क्या होगी, है ना? तो अंदर की क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट आप पता कर सकते हो कि अंदर की क्षेत्रफल, जैसे कि ये क्या है, इसी को तो रामबस बनाया गया है, इसी को दबाकर क्या बनाया गया? रामबस बनाया गया है। तो आप जानते हो इसकी जो क्षेत्रफल होगी वो क्या होगी? 2√2 होती है। यदि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसी को दबा के यहाँ बनाएंगे। देखो ध्यान से बात देखो, यहाँ पर ये टोटल 4 है। देखो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये टोटल 4 है, ये 4 है, ये 4 है, सब 4 है, यानी एक तरह का क्या स्क्वायर है ये। तो ये वाला क्या हो गया? 2 हो गया और ये वाला 2 हो गया। तो आप देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी नाम ले लो, मान लो इसकी दे दो ए, इसका मैंने दे दिया ए, इसका दे दिया बी और इसका दे दिया सी। तो आप देख लो कि बीसी निकालना है। बीसी क्या है आपका? हाइपरटेनियस है। तो यहाँ पर आप निकालोगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 4 और यहाँ हो गया 4, इसका मतलब हो गया √8। ठीक है ना? रूट ओवर जब 8 हो गया तो इसकी वैल्यू होगी 2√2। अब ये भी स्क्वायर है तो एरिया का अंदर का क्या हो जाएगा? ये भी सब क्या है? ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2। ठीक है, यानी क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है, यानी 2√2 इंटू क्या हो गया? 2√2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर से देखो, सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की परिधि क्या होगी? सम चतुर्भुज की परिधि क्या होगी? सबसे पहले सम चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना? सबसे पहले सम चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ से बनाओ क्या? यहाँ पर है क्या कुछ चीज? ले लूं? छोड़ो हटाओ, हाथ से ही बना लेते हैं। हट जा, हट भी नहीं रहा, छोड़ो हटाओ।
देखो खुद से ले लेता हूं। तो एक समचतुर्भुज मैंने लिया, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक समचतुर्भुज लिया। ये समचतुर्भुज में क्या देख रहा हूं मैं, ठीक है, समझना। समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई, यानी जो लंबी वाली विकर्ण है, ये जो लंबी वाली विकर्ण है ये 16 सेंटीमीटर, सॉरी, ये जो लंबी वाली विकर्ण है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और ये जो छोटी वाली विकर्ण है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जब 16 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया। ठीक है ना। तो समचतुर्भुज की परिधि निकालने के लिए आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री, यानी रोम्बस के विकर्णों जब यहाँ पर कटती है ओ पर, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी आपका जो ये हो गया ए बी सी और डी, यानी ये जो भाग हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। जब ये 6 है 8 है तो ये कितना होगा, आपको याद होगा ट्रिपलेट। आपको ट्रिपलेट यदि याद है तो 3 है, 4 है तो 5 होगा। तो यहाँ पर देखो 3 का डबल क्या है, 6 दिख रहा है, 4 का डबल क्या है, 8 दिख रहा है, तो 5 का डबल क्या होगा, 10 होगा। तो आप ट्रिपलेट से तो यूं निकाल लिए ना। अब जब ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो कितनी हो गई, 40, यानी परिधि कितनी हो गई, 40 होगी। बस, समझ रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे ट्रिपलेट है। आप ट्रिपलेट को यदि नहीं समझना चाहते हो तो बहुत देर हो जाएगी। ट्रिपलेट के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है 2m, है ना, इन कॉमा m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देने की बात है कि जितने भी इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर है उसकी यहाँ से हम m निकाल लेंगे, इवन नंबर की m निकाल लेंगे। और जो नियर अबाउट द स्क्वायर नंबर होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एम स्क्वायर प्लस 1 यदि मैं 15 ले लूं, है ना, या जितना भी देखो नियर अबाउट, जैसे कि मतलब, जैसे समझना ध्यान से कि 2 की स्क्वायर कितनी 4 होती है, तो आप 3 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि 4 की स्क्वायर क्या होती है, 4 की नियर नंबर कौन है, 3 और 5 होते हैं। फिर आप जैसे 3 के बाद 9, 9 है जिसका नियर अबाउट, तो इसको आप 8 ले सकते हो और यहाँ पर क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हो, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ध्यान से समझना है। यहाँ पर यदि आप 16 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 15 ले सकते हो और यहाँ पर आप 17 ले सकते हो। कारण क्या है कि जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी जो आपको ऑड नंबर या नियर अबाउट द स्क्वायर नंबर जो दिख रहा है, जैसे मान लो 15 ले लिया मैंने, 15 ले लिया, तो इसकी ट्रिपलेट क्या होगी, तो मैं ये वाला वैल्यू को यूज करूंगा m निकालने के लिए। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या करूंगा, 15 करूंगा, जिससे मेरा क्या होगा, हर हालत में आपको m निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 15 एक 16 हो गया, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। जब m की वैल्यू 4 हो गई तो 2m कितना हो गया, 8, है ना। 4 चौको 16 है, कितना हो गया, 17, 4 चौको 16 है, कितना हो गया, 15। यानी 8 15 17 या 8 17 15, या आप जो भी बोल सकते हो, 8 15 17, ये ट्रिपलेट बन गई। तो जो नियर अबाउट जो नंबर है, यदि मैं यहाँ पर 17 भी ले लेता, तो 17 यदि मैं ले लेता तो मैं किस फॉर्मूला का यूज करता, मैं इस फॉर्मूला का यूज करता, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या करता, 17 करता। अब जब एम स्क्वायर में निकालता यहाँ पर तो 16 हो जाता। अब फिर एम जब निकालता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 4 हो जाता। तब भी यहाँ पर 8 15 17 मेरा यहाँ पर बन जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये भी सेम उसी तरह के क्वेश्चंस है। एक वर्ग के चारों ओर एक वृत्त को बनाया गया। चित्र देखें, 4 छायांकित भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल 4/7 है। यदि एक भाग का क्षेत्रफल यदि 4/7 है, तो 4 भाग है ना, तो 4 भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 भाग का क्षेत्रफल। तो 4 भाग का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो सर जी 4 गुने 4/7 है, यानी 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है ना, कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि मुझे देखना है ये जो स्क्वायर बना हुआ है, जो भी स्क्वायर देख रहे हो, एक वर्ग के चारों एक वृत्त बनाया गया है ना। अब ये जो वर्ग है, इस वर्ग को मुझे हटाना होगा, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि इस चारों का क्षेत्रफल कितना, 4 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर निकल के चला आया। अब चारों का जब क्षेत्रफल जब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर जब निकल के आ गई यहाँ पर, तो किस तरह से मुझे यहाँ पर करना होगा, किस तरह से चीजों को हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे देखना होगा कि भैया मुझे तो रेडियस पता ही नहीं है ना, मुझे रेडियस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि जो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण होगा, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर
वृत्त का क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, है ना। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। हो सकता है या नहीं हो सकता है, जल्दी से मुझे आप बता दो। 2r होगा, ठीक है ना। यानी वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण व वृत्त का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास, वृत्त का जो अर्ध व्यास है वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बस इसका जो क्षेत्रफल आपको निकालना है ना, उसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना है। 4 का तो 16 बट्टा हो जाएगा, यहाँ गलती कर दिया ना मैंने, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 16/7 हो जाएगी, ठीक है, 16/7। अब यहाँ पर देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2r² बराबर कितना हो जाएगा, 16/7। आर स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगी 22/7 -2 बराबर कितनी हो जाएगी, 16/7 हो जाएगी। 7 दूनी 14, 14 और 7 और 2 कितना हो गया, 9, 7 दूनी 14 है ना, 14 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, 7 और 2 9 हो गया क्या, 7 2 14, ठीक है। तो है r² इक्वल टू यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, 22 - 14 बट्टे कितना हो गया यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हो गया 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ पर ये कट जाएगी, यहाँ पर r² 14, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16, यहाँ पर सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 8r² / 7 इक्वल टू 16/7। 7 7 कट गया, 8 से कट गया आपका 8 2 जा, और आप देख लो r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो आंसर है ना, एक वर्ग के परिगत तथा अंतर्गत, एक वर्ग है, वर्ग के परिगत और अंतर्गत यानी क्या, सर्कमफ्रेंस और इन सेंटर, एक वर्ग के परिगत और अंतर्गत वृत्तों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग के परिगत और अंतर्गत वृत्तों के क्षेत्रफल का क्या होगा। वर्ग क्या है, वर्ग माना परिगत वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से समझना, माना परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a, तो एरिया जो निकल जाएगा वो क्या होगा, πa²। तो देखो ध्यान से समझना, ऊपर से लेना करता हूं, तो परिगत वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, परिगत मतलब ऊपर से, परिगत वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छे सवाल है। और इस तरह के सवालों का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो, इसका आंसर 2:1 होता है, इसका आंसर क्या होता है, 2:1 होता है, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ कुछ डेटा ही नहीं है ना। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिगत वृत्त की त्रिज्या मैंने मान लिया a, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, πa², πa², समझना कैसे 2:1 आया। अब वर्ग की भुजा कैसे हम निकाल सकते हैं, मान लो वर्ग की भुजा मुझे निकालना हो, वर्ग की भुजा, तो आप सभी को पता है, अब जब फॉर्मूला मैंने जब कराया होगा तो विकर्ण बटा √2 होता है, ठीक है। तो विकर्ण बटा √2 होता है, तो परिगत वृत्त की जो त्रिज्या होगी, समझना, परिगत वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो वर्ग का क्या होगा, आयत होगा। यानी क्या होगा, देखो परिगत वृत्त की त्रिज्या, जैसे कि मान लो एक वर्ग के परिगत तथा अंतर्गत वृत्तों का त्रिज्या, मान लो जैसे ऐसे है देखो, और ये ऐसे है, ये वर्ग है, और वर्ग के अंदर क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, वर्ग के अंदर क्या है, सर्कल है, ठीक। तो ये नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते हम, एक वर्ग है, वर्ग के परिगत है, यानी इसके ऊपर से क्या है, सर्कल है। अब यहां देखो इसकी जो विकर्ण है ना, इसका जो रेडियस, तो इसकी विकर्ण क्या है, इसकी वृत्त की त्रिज्या को मैंने a माना है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा बताओ, 2a हो जाएगा ना, क्योंकि विकर्ण बराबर जो होता है व्यास होता है, और यहाँ √2 हो जाएगा। अब इसे मैं जब यदि सॉल्व करूं, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि फिर क्या है यहाँ पर,
फिर क्या है, फिर यहाँ पर इस तरह से है, यानी कि अंदर में है एक बाहर में है, यानी अंदर में फिर इस तरह से एक चीज है, ठीक है। एक परिगर्त है और एक क्या अंतर्गर्त है। तो इस तरह की जो चीज होगी, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो मैं देख रहा हूँ बड़ की भुजा तो ये हो गई, यानी बड़ की भुजा ही अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई। हुई कि नहीं हुआ, देखो कैसे, यहाँ ध्यान दो, बड़ की भुजा हो गई तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, अंतवृत्त की त्रिज्या, क्या करूंगा देखो यहाँ पर 2a अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, यानी क्या हो गया 2a रूट टू अपॉन क्या हो गया 2, a से a कट गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरी वैल्यू सॉरी मेरी यहाँ पर a रूट टू आ रही है ना। अंतवृत्त की त्रिज्या का क्या वैल्यू होता है, अंतवृत्त की त्रिज्या का वैल्यू होता है रूट टू ए, ध्यान देना रूट टू ए अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ की भुजा कितनी निकल के आई, बड़ की भुजा मुझे ये निकल के आई, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा रूट टू ए 2 हो जाएगा। बात से समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर मुझे यदि एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर पाई पाई रूट टू अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2, समझ रहे हैं यहाँ पर पाई रूट टू अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यानी ये 2 और 2 कट गया, नीचे क्या बचेगी 2 बचेगी, यानी पाई ए स्क्वायर अपॉन क्या बचेगी 2 बचेगी। अब दोनों का एरिया मुझे निकालो, तो पहले वाले का एरिया क्या निकलेगा पाई ए स्क्वायर, अब बाद वाले का एरिया क्या निकलेगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई स्क्वायर कट गया, मैं देख रहा हूं यहाँ पर 1:1 अपॉन 2 हो रहा है, यहाँ पर 1:1 अपॉन 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि एक बड़ की परिगत तथा अंतर्गत वृत्तों का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, आप डायरेक्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई डेटा है ही नहीं। जब कोई डेटा है नहीं तो मैंने यहाँ तो प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको चैलेंज करे तो आप प्रूव करके बता सको कि देख भाई 2:1 कैसे आता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रूव करने नहीं बोलेगा, ठीक है ना। दोस्तों सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं, मैंने आपके साथ कोई हंसी मजाक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ओनली सिर्फ मैंने आपको मैथ्स बताया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी हमें 1 मिनट का भी समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो अभी आपको ज्यादा बात करके मैं आपसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।